नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन शशांक। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति के जरिए पिछले एक साल में जो कदम उठाए हैं उनका जमीन पर क्या असर हुआ है, क्या लक्ष्य था इन कदमों को उठाने के पीछे। खासतौर पर अगर हम रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को देखें तो पिछले एक साल के दरमियान यानी कि फरवरी 2019 से लेकर अब तक करीब 2.5% की इसमें कमी हुई है। इसका असर अलग अलग सेक्टर पर या फिर बैंकिंग सिस्टम पर क्या हुआ है, आम लोगों के लिए इसके क्या फायदे या नुकसान रहे हैं, और इंडस्ट्री के लिहाज से ये किस तरीके का फैसला है और उसका फायदा कितना हमें इकोनॉमी में ग्रोथ के तौर पर जो उम्मीद कर रहे थे वो नजर आया है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं जिनके जरिए समझेंगे इस पूरे के पूरे कदमों को और उससे होने वाले नुकसान या फायदे को। हमारे साथ अरविंद वर्मानी जी हैं, पूर्व आर्थिक सलाहकार भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर डी के अग्रवाल हैं, अध्यक्ष हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स से। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चवल दास गुप्ता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चवल साहब, स्वागत है आपका। शुरुआत में वर्मानी सर आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम अगर हाल के और पिछले कुछ दो बार जो आरबीआई ने कटौती की है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में, और अब जबकि मैं कहूं कि 3.35 पर रिवर्स रेपो रेट है और 4 पर रेपो रेट, ये जो कदम है इसका लक्ष्य क्या है, और जिस तरीके से कोविड एरा चल रहा है क्या उस लक्ष्य की तरफ जाते हुए कदम नजर आए हैं जमीन पर? तो ओवरऑल बेसिकली सब जगह दो ऑब्जेक्टिव होती हैं इंटरेस्ट रेट की। एक तो जो एक आर्थिक स्थिति है, जीडीपी ग्रोथ है, वो अगर कमजोर होती है तो जनरली आइडिया होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करो। और दूसरा होता है प्रेशर इन्फ्लेशन का। तो जीडीपी और इन्फ्लेशन के प्रेशर्स बैलेंस करने होते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो उसको बढ़ाते हैं और कम हो रही है तो कम करते हैं। तो आर्थिक आरबीआई और भी उसको रियल रेट जिसको कहते हैं उस पर देखते हैं। वो है जो नॉमिनल रिपो रेट जैसे है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस। तो प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि इन्फ्लेशन लॉकडाउन में खाली जिसको एसेंशियल कमोडिटीज चल रही थी तो उसी की डिमांड सप्लाई मार्केट में दिख रही थी और उसके प्राइसेस उसके दिख रहे थे। तो जो पिछला उन्होंने एस्टिमेट दिया है वो इन्फ्लेशन खाली ये एसेंशियल कमोडिटीज का दिया है। बाकी हमें पता ही नहीं है कि क्या था क्योंकि मार्केट ही नहीं थी। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गई है और जैसे लॉकडाउन उठता है तो उसका पता लग जाएगा। एनीवे, फॉर द टाइम बीइंग तो फोकस तो है जीडीपी ग्रोथ पे। वो ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट साल से आपने साल का दिया आई थिंक 2.5 2.5% जो डिक्रीज है वो जीडीपी गिर रही है, इन्फ्लेशन भी गिर रहा था। तो आइडिया है कि रियल रेट को रिड्यूस करें। तो इसमें दो फोकस रहे आरबीआई का। एक तो लिक्विडिटी है जिससे ट्रांसमिशन इंप्रूव होती है, और इंटरेस्ट रेट जिससे बेस दर कम होता है पर वो ट्रांसमिट होगा बैंक्स पे और इंस्टीट्यूशन पे, तभी लोगों को फायदा होगा, बिजनेस को, एसएमईज को या हाउस होल्ड को। पर ऑब्जेक्टिव क्लियर है, अनसर्टेनिटी बहुत है। तो धीरे धीरे जैसे जरूरत से, क्योंकि आपको याद होगा कि एमपीसी मीटिंग हर 2 महीने होती थी पर पिछली दो बारी इन्होंने वेट भी नहीं किया। तो जैसे क्योंकि अनयूजुअल सिचुएशन है, पैंडेमिक की सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, उन्होंने सही किया है कि इस टाइप की सिचुएशन में रोज फर्क पड़ता है स्थिति में। तो दे हैव टू वॉच एंड एक्ट क्विकली। तो दैट इज व्हाट द ओवरऑल पर्सपेक्टिव इज एंड वी कैन डिस्कस डिटेल उसके बाद। सर जी, जिस तरीके से वर्मानी सर ने कहा, और जो पिछले दो बार की अगर मैं कहूं कि पिछले जब से कोरोना का इम्पैक्ट दिखा या शुरुआत हुई, दो बार से कटौती हो चुकी है, और जो मौजूदा दरें हैं वो कहा जा रहा है कि अपने करीब 15 साल से ज्यादा के वक्त के लोअर साइड पर नजर आ रही है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही रानी सर ने कि असल में जो ये इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था, जहां तक ये पहुंचना चाहिए था, क्या वहां तक पासान हो रहा है, हुआ है या फिर नहीं?
पहले तो हमें ये देखना है कि आरबीआई ने इसको ये कटौती क्यों की है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बैंकों को एनकरेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन या क्रेडिट वो इंडस्ट्री को दे और ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थिति में सुधार आए इस वक्त जबकि कोविड से पूरा देश उलझ रहा है। हमें ये भी देखना है कि इसके बैकग्राउंड में और दो बातें थी। एक तो ग्लोबल रिसेशन वाली हालत हो गई थी, बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था, फिर बैंक के कुछ स्कैंडल हुए, कुछ बैंक बंद भी हुए, तो बैंक के अंदर एक दबाव, इंटरनल दबाव होने लगा कि कम से कम क्रेडिट पे को कंट्रोल करे ताकि एनपीए ना हो। तो बैंक अफसर डरे हुए थे, रिसेशन का टाइम था, एनपीए बहुत बढ़ रहा था। ऐसी हालत में फरियाद इंडस्ट्री से ये आने लगी कि हमको बैंक से सहायता नहीं मिल रही है या कम मिल रही है। तो उनको एनकरेज करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो मार्जिन है उसको कम कर दिया गया ताकि लोग कम पैसा आरबीआई के साथ रखें और ज़्यादा पैसा इंडस्ट्री को दे। तो हर तरह से इंडस्ट्री को ज़्यादा सप्लाई क्रेडिट हो इसको खोल देने की कोशिश की है। और दूसरा, आरबीआई ने इससे पहले एक डिसीजन लिया था कि अगर बैंक को ये लगता है कि इस प्रकार से, पहले और बाद में भी लिया है ये डिसीजन, कि अगर बैंक को लगता है कि इस तरह से अगर लोन दें, खास करके उसके बाद जो मॉरेटोरियम फ्री लोन की बात आई, अगर हम देते हैं और उनका पैसा अगर अटक रहा है या एनपीए बढ़ रहा है तो सरकार उस कुछ हद तक जिम्मेदारी भी लेने को तैयार है। इसीलिए आज बैंक को ये कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई जगह नहीं है कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो ये एक परिस्थिति इंडस्ट्री के लिए खास खड़ी करने की कोशिश हो रही थी आरबीआई की। अभी ये देखना है कि जैसे जैसे कोविड का बाजार खुलता है, नई इंडस्ट्री आती है, नए तरीके से इंडस्ट्री इसका फायदा लेके किस तरह से इसका उपयोग करती है और बेरोजगारी को कम करती है, ये देखना है। ओके अग्रवाल साहब, अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखें और ये लंबे समय से डिमांड रही और खासतौर पर जबकि इकोनॉमी पर दबाव हो, कोविड महामारी का असर साफ तौर पर नजर आ रहा हो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर, ऐसे में लिक्विडिटी को ज्यादा फ्लो बढ़ाने के लिए आरबीआई के कदम, अगर मैं पिछले दो ही अनाउंसमेंट को समझूं, किस तरीके से इंडस्ट्री को इससे कहूं कि कुशन मिला है, कवर मिला है, और क्या वाकई उसका इम्पैक्ट जो है वो दिखना शुरू हुआ है इंडस्ट्री को डिमांड को लेकर, या फिर उनके नए निवेश या फिर नए, मैं कहूं कि प्रोडक्शन को लेकर? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, इससे लिक्विडिटी तो सिस्टम में काफी क्रिएट हुई है। लेकिन जो देखने वाली बात है, अभी भी बैंक आरबीआई के पास लगभग 5.5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपया जमा करा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, लेकिन बैंक्स उसको अभी डिसबर्स नहीं कर पा रहे। एक रीजन जो अभी समझ में आता है वो ये भी है कि अभी लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी सैंक्शन हो गए हैं लोन, लेकिन अभी डिसबर्सल नहीं हो रहे। तो अभी जैसे ये मई के बाद ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारा मानना है कि वो डिसबर्सल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और खासकर जो 3 लाख करोड़ की कोलेटरल फ्री जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है एमएसएमई सेक्टर के लिए, आई थिंक उस पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा कि एमएसएमई सेक्टर को कैसे बैंक कितना जल्दी ग्राउंड लेवल पे कितना फास्ट डिस्पर्सल करता है। क्योंकि जैसा कि मेरे साथी ने भी कहा कि अभी बैंक के पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनको 100% गारंटी है। तो ये अब ग्राउंड लेवल पर ये ट्रांसलेट होनी चाहिए और इंडस्ट्री को फायदा तभी होगा जब वो पैसा उनकी जेब में आए। और ये जरूर है कि लिक्विडिटी काफी क्रिएट हुई है सिस्टम के अंदर। इवन जो एमबीएफसी सेक्टर था उसको भी टीएल टीआरओ के थ्रू जो आरबीआई ने बैंक्स को दिया और बैंक्स ने फिर अब एनबीएफसी के बॉन्ड खरीद कर उनको जो लिक्विडिटी दी है, आई थिंक उससे भी काफी पॉजिटिव होगा। क्योंकि एनबीएफसी भी जो अभी इस पोजीशन में नहीं थे, अपने आगे फर्दर डिस्बर्स नहीं कर रहे थे, अब एनबीएफसी भी डिस्बर्स कर पाएगी। और इवन एनबीएफसी की जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था, लगभग 17,000 करोड़ की लाइबिलिटी उनके अगले 3 महीने में जो ड्यू है वो भी वो पे कर पाएंगे। अदरवाइज एक सिस्टमेटिक रिस्क आ रही थी, और चूंकि उनको अब मोरेटोरियम भी मिल गया है तो मुझे लगता है कि लिक्विडिटी की खासकर, क्योंकि आज सिस्टम के अंदर आज जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है और एक जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है, उनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं है, उनको लोगों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। वो जो लिक्विडिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये बैंक के थ्रू ये एड्रेस होगी, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक इंटरेस्ट की बात है, जो बात हो रही थी कि ग्राउंड लेवल पर ये इंटरेस्ट कितना ट्रांसमिट हुआ है, देखिए अभी एक आरबीआई की स्टडी थी जो आरबीआई ने जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी दी थी
उसमें ही उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से लेके और जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर की है उस दिन तक का अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो हाउसिंग लोन में 34 बेसिस पॉइंट सिर्फ ट्रांसमिट हुआ है। वेटेड एवरेज जो उन्होंने ली है उसके हिसाब से हाउसिंग लोन में सिर्फ 34 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट में कमी आई है। ऐसे ही व्हीकल लोन में 73 बेसिस पॉइंट की कमी आई है और एमएसएमई के जो लोन है उनमें सिर्फ 6 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट में कमी आई है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि इतना जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, हम देख रहे हैं कि 250 बेसिस पॉइंट पिछले एक साल के अंदर कम हो गया है। जैसे 2 महीने के अंदर ही 115 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। उसका ट्रांसमिशन कितना फास्ट होता है इसके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा कि इसका क्योंकि जो रीसेट पीरियड होता है, जो ये एमसीएलआर बेस्ड जो फंडिंग है वो अधिकतर लोन की जो फंडिंग है वो एमसीएलआर बेस्ड पे है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, और जो रेपो रेट बेस्ड या जो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट है उन पे सिर्फ पर्सनल लोन, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोन, व्हीकल लोन, इस तरह के जो लोन है वो उन्होंने फ्लोटिंग रेट के बेस पे किए हुए हैं जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क के बेस पे है। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क का जो है वो तो बड़ा फास्ट ट्रांसमिट होता है, लेकिन जो एमसीएलआर बेस्ड रेट, जो बेंचमार्क पे बेस्ड रेट, इंटरेस्ट रेट, उनकी जो सेटिंग पीरियड है वो सेट होता है 6 महीने और 1 साल के बाद, डिपेंडिंग की आपकी क्या टर्म्स है। तो उनका अगर बेनिफिट उनको 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिला तो मुझे लगता है कि ये सारा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फायदा था, जो एक आइडिया था, एक जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि भी इस समय इमीडिएट लोगों को बेनिफिट मिले। तो अगर ये बेनिफिट अभी पास नहीं हुआ, अगर वो इसी पे रहे कि जब इसका सेटिंग पीरियड आएगा हम तभी, जब रिव्यू पीरियड आएगा तभी चेंज करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये मैं इस पर वर्मानी सर, दो चीजें जो कि अग्रवाल साहब ने कहा, एक तो ये कि अगर हम उसको हाफ ईयरली या ईयरली चेंज करते हैं, जो कि कुछ उसमें दिखता है, उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा, जो कि शायद मकसद आरबीआई का। और दूसरा ये कि हमें याद है कि अक्टूबर, मुझे याद है 2019 में लिंक किया गया था होम लोन वगैरह को रेपो रेट के साथ में, वो भी उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, अलग अलग जो लोन के कैटेगरीज हैं, लेकिन वहीं दूसरा एफडी या सेविंग्स पर वो तुरंत झलक रहा है, इंपैक्ट उसका वहां पर दिख रहा है। कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं हो सकता इसका? देखिए, दो इश्यूज जो अग्रवाल साहब ने रेज किए हैं वो मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो है इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर होता है। तो एक तरफ से जो लिक्विडिटी बढ़ाई है और रेट्स कम किए हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसका बेस होता है, जिसको हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं। तो पहले डायरेक्ट इफेक्ट उस पर होना चाहिए, और फिर होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो रिस्क उसमें होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल में पैंडेमिक करके, लॉकडाउन करके, जो रिस्क प्रीमियम्स है वो बहुत बढ़ गए हैं। जो स्ट्रक्चर है वो इलोंगेट हो गया है, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया है। ये एक्चुअल है, ये अनसर्टेनिटी है, सबके लिए हो रही है। तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट ने गारंटी स्ट्रक्चर अनाउंस किया था, वो प्रिसाइसली इसको एड्रेस करने के लिए था कि वो रिस्क थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, पर इतना ना हो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं खास करके, वो बिल्कुल देना ही बंद कर दे। तो ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें हो रही हैं, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। बट एफर्ट यही है कि एक तो जो बेसिक रेट है वो कम रहे और कम होता रहे, लिक्विडिटी हो। इन्होंने सही बोला है कि लिक्विडिटी तो इंक्रीज हो गई है, पर उसका इफेक्ट सारे स्ट्रक्चर में नहीं हुआ। इस प्रिसाइसली इसलिए गवर्नमेंट ने वो गारंटीज वगैरह का अनाउंस किया था। और दूसरी चीज है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो जैसे मैंने कई बार ही बोला है, जो नॉन एसेंशियल कमोडिटी सेक्टर है वो तो बंद थे। तो क्वेश्चन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो तभी आएगा जब वो लॉकडाउन लिफ्ट होगा। तो उसका असर हम अगले 1-2 महीने में देखेंगे, जैसे बिजनेस वापस आ जाता है। क्योंकि इस पीरियड में तो खाली यही था कि लोगों की बैंक्रप्सी ना हो, बंद ना हो जाए बिल्कुल। अगर वो जो बंद नहीं हुए, अब उनको वर्किंग कैपिटल की डेफिनेटली जरूरत होगी, और आरबीआई और गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में एक्टिविटी शुरू होती है कि ये वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। पर दो चीजें मैं जस्ट मेंशन कर देता हूँ, वो रेलेवेंट नहीं है, पर जो सप्लाई चेन होते हैं गुड्स की, वो भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा।
खाली वर्किंग कैपिटल पे नहीं, और तीसरा जो लेबर है, माइग्रेंट लेबर जो घर चली गई है, वो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां जरूरत फिर से आती है, जहां एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वापस आसानी से जा सके और काम फिर से शुरू कर सके। ओके सरल सर, क्योंकि जब लोन को लेकर हम देख रहे हैं कि जो ब्याज की दरें हैं वो लगातार नीचे आई, लेकिन एक पहलू ये भी कहा जा रहा है कि बैंक्स काफी दबाव में, रिस्क फैक्टर कहीं ज्यादा है, और इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि उन्हें डिस्पर्सल में दिक्कत है, यानी कि डिमांड उनकी ओर से है। हालांकि बैंक्स ये जरूर कहते हैं कि उस तरह की डिमांड नहीं है, इतना लोअर डाउन करने के बावजूद जो कि टारगेट शायद रखा गया है उससे काफी दूर है डिमांड। तो वजह क्या, और क्या ये एक बड़ा संकट या चुनौती है जब हम लोअर डाउन करते हैं इस रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट? हमें ये देखना है कि लिक्विडिटी को खोल देने से क्या सही में फायदा होता है जमीन पर या नहीं। कल तक लिक्विडिटी की समस्या थी, आप लिक्विडिटी की समस्या को आपने हटा दिया, लेकिन आपका प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, बैंक का क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा नहीं जब तक इंडस्ट्री उसे उठाएगी नहीं, और इंडस्ट्री तब तक नहीं उठाएगी जब तक उसका बाजार में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। और बाजार से कंजम्पशन के रेट्स, लॉकडाउन के वक्त तो लोगों ने बहुत कम खरीदारी करी, अभी भी किसी को कोई मूड नहीं है खरीदारी करने की। एक साइकोलॉजिकल सेविंग करने की मेंटालिटी होती है लोगों के क्राइसिस के टाइम पे। तो ये लो कंजम्पशन वाली हालत बहुत दिन चलेगी, एक बात। दूसरी बात, आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि जो 6 टॉप इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है जिनकी इंडस्ट्रियल आउटपुट पूरे देश का 60% है, वो सारे के सारे रेड या ऑरेंज जोन्स में हैं, तो उनको खुलना है। और आप देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ऐसे ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, वहाँ अगर आपका इंडस्ट्री नहीं खुलेगा, और यहाँ वो कंजम्पशन के मामले में भी बहुत हाई है, तो ये क्रेडिट ऑफटेक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और इंडस्ट्री भी नहीं उठाएगी इतना पैसा मिलने के बावजूद। तो ये ज़मीन पर उसका फ़ायदा होने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। ये सोचना कि भाई लॉकडाउन उठ गया उसके 2 महीने के अंदर उसके फ़ायदे होंगे, ये तो संभावना नहीं है। लेकिन इस क्राइसिस को अगर टाल सकते हैं, मतलब इसमें रिकवर करके बाहर निकल सकते हैं, तो भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ओके निर्माणी सर, लेकिन इस बीच क्या एक ये भी चुनौती है कि जब हम लोअर डाउन कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को, सेविंग्स पर इसका असर पड़ रहा है, और आंकड़े ये बताते हैं कि जो बैंक में एफडी या इस तरह के दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे उनका जो रेट है वो 6 के नीचे भी पहुंचता नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या वैकल्पिक जो ऑप्शंस हैं सेविंग के लिए, उसकी तरफ ज्यादा पब्लिक का मूव जाएगा, और इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर और ओवरऑल इकोनॉमी पर कैसे देखते हैं? देखिए, अगेन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर मैं कई दिन से लिख रहा हूँ कि जो लोगों के पास जो एसेंशियल कमोडिटी सेक्टर जो 40% इकोनॉमी का है और 55% एम्प्लॉयमेंट है, वो सब लोगों को तो इनकम भी मिल रही थी, एक्सपेंडिचर भी मिल रहा था, तो वो खर्चा खाली उसी एसेंशियल कमोडिटीज पे कर सकते थे, बिल्कुल बंद था, आप खरीद ही नहीं सकते थे। चाहे जितने पैसे आपको मिल रहे थे वो अलाउड ही नहीं था, डिलीवरी भी नहीं अलाउड थी कि मेरा वो कंप्यूटर की वायर खराब हो गई थी, मैं वो खरीद ही नहीं सका जब तक लॉकडाउन नहीं निकला है। तो एक्चुअली जो सेविंग रेट उन लोगों का था वो बढ़ गया था, पर जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में थे तो उनको इनकम कम हो गई थी, उनका घट गया था। तो ऑन एवरेज अभी क्लियर नहीं है कि इसका नेट इफेक्ट एक्चुअली कुड बी कि एक्चुअली सेविंग ज्यादा हो गई लॉकडाउन पीरियड में। इसीलिए ये मैं बहुत देर से एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इन दोनों को थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। अब जैसे ही लॉकडाउन हो रहा है, अभी सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है, 1 2 3 हफ्ते 4 हफ्ते से आप आई एम श्योर आप अग्रवाल साहब को बुलाएंगे तो वो हमें बताएंगे कि एक्टिविटी शुरू हो गई है, कितनी हुई है। तो उस वक्त ये सब इश्यूज फिर से आस्ते आस्ते वापस आएंगी। अभी सब देख रहे हैं कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि फिर वो जैसे मैंने बोला सप्लाई चेन है,
मैं चाहता भी हूं तो कई चीजें होंगी वो सप्लाई चेन में फंसी होंगी। मेरे पास ही यहाँ पे कहीं पे एक कंटेनमेंट जोन है, वहां तो कोई अंदर भी नहीं जा सकता, बाहर भी नहीं आ सकता। सो ऑल दैट थिंग विल बी, मतलब फ्रेगमेंटेशन होगा, ये आस्ते आस्ते सिचुएशन क्लियर होगी। और बिजनेस के जो लोग हैं वो सब देख रहे हैं, हम तो इनसे ही पता लगेगा, हम तो घर बैठे हुए हैं, ओवर 60 ईयर ओल्ड हमें तो अभी सेविंग करनी होगी। तो मैं ये बात टू कंक्लूड, आपकी क्वेश्चन सही है, पर अभी सिचुएशन इतनी अनक्लियर है कि हमें ये वॉच करना पड़ेगा, और आरबीआई भी अभी उसको ध्यान से देख रही है, और कुछ एक्शन चाहिए होगी तो वो एडजस्ट करेगी अप्रोप्रिएटली। अग्रवाल साहब, ये बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, देखिए इसमें इनकम सबकी कम हुई है, क्योंकि बहुत सारी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस के अंदर कोई इनकम नहीं थी तो लोगों को सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इनकम कम हुई है तो सेविंग कम होगी, ये मान के चलेगा। खर्चे आपके कम हुए हैं क्योंकि आपका डिस्क्रिशनरी खर्चा ही आपका बिल्कुल नहीं हुआ, जो नॉन डिस्क्रिशनरी है जिसको कि आपको करना ही है वही खर्चा आपका हुआ है, तो उस हिसाब से सेविंग हुई है। बट अल्टीमेटली इनकम सबकी कम हुई है, और ये कोविड से पहले से ही सिचुएशन चल रही थी कि डिमांड कम हो रही थी, इंडस्ट्री की बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी ये, गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन इंडस्ट्री में डिमांड नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इनकम सभी सेक्शन की सोसाइटी के सभी की इनकम कम हुई है। और अभी जो जरूरी है, आज भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि डिमांड को जनरेट करना। अगर आप देखें इस बीच में जितने भी एफर्ट्स किए गए हैं, सप्लाई चेन को हमने कोशिश की है कि वो सिस्टम में आ जाए, लेकिन डिमांड जनरेट करने के लिए हमें अभी बहुत एफर्ट करने बाकी है। ऑफकोर्स जो आरबीआई ने रेट कम किया है, इसका कहीं ना कहीं डिमांड से भी लिंक है। अगर आप रेट कम करते हैं, अगर मेरे को ये पता है कि आज मेरे को अगर हाउस खरीदना है तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो मेरे को एक ये इंसेंटिव है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डिमांड जनरेट करेगा। तो क्रेडिट क्रिएशन की ये जो एक्सरसाइज है इंटरेस्ट रेट कम करके, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा पर्पज है कि इससे डिमांड जनरेट हो, लोगों को टेम्पटेशन आए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी इनकम के हिसाब से इंस्टॉलमेंट कम बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड भी जनरेट करेगा। तो मेरा मानना है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, बट साथ के साथ हमें अभी जो आरबीआई ने स्टेप उठाए हैं, अगर ग्राउंड लेवल पर ये इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो डेफिनेटली इसका डिमांड जनरेट करने में भी बहुत बड़ा एक रोल होगा। और दूसरा ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो कि पहले बैंक पैसा दे ही नहीं रहा था, बहुत ही रिस्क एवर्स हो गया था, अब कहीं ना कहीं इवन गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी है उसका भी इंपैक्ट आएगा, उसकी वजह से अब बैंक्स को पैसा देने में दिक्कत नहीं है। जो 3 लाख करोड़ का अगर पैसा सिस्टम में आएगा, कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा आएगा तो इससे डिमांड जनरेट होगी। तो मुझे लगता है चैलेंज बहुत बड़ा है, बट जो स्टेप्स उठाए गए हैं विद इन द फिस्कल कॉन्स्टेंट्स, ये स्टेप्स भी बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। लेकिन सर, कुछ बैंक्स के लोगों ने अनऑफिशियली जो बताया, 2-3 चिंता उनकी है। पहली चिंता ये है कि लोअर डाउन इंटरेस्ट करने के बाद जिस तरीके से सेविंग पर इम्पैक्ट पड़ा है, उससे क्या बैंकिंग पर एक्स्ट्रा कोई दबाव है, वो इस वक्त दबाव महसूस कर रहे हैं। और दूसरा कि अगर ये डिमांड जनरेट लेट होती है, यानी कि 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तक वक्त लगता है, तो कहीं जो लोग जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनकी सैलरी में कटौती हुई है, वो मांग को बढ़ाने की बजाय, और दूसरा जब उनके बैंक अकाउंट पे सेविंग पर इंटरेस्ट रेट और कम होगा तो कहीं ज्यादा उस डिमांड को बढ़ाने की बजाय कहीं वो कम तो नहीं कर देंगे। उनकी चिंता कहीं इसको लेकर भी तो नहीं होगी। ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी बॉम्बे में बैठ के इंडस्ट्री पर नज़र रख के बनाई गई है, पूरे माहौल को हॉलिस्टिकली देखा नहीं गया है, ये मेरा कहना है। 2-3 बातें हैं। मेरे कुछ बैंक अफसर दोस्तों से बात हुई, बैंक का जो लोन देने का जो स्ट्रक्चर और सिस्टम है उसमें कोई परिवर्तन न तो आया है, न तो उसकी कोई प्लानिंग है, वही पुराने तरीके से फॉर्म बांटे जा रहे हैं और दिया जा रहा है। तो ये जो क्रेडिट है इसको एक्सटेंड करके माइक्रो इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, गांव की इंडस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने की, या तक कि तहसील लेवल पे ले जाने की कोई कोशिश नहीं रहेगी, क्योंकि वो बिग इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, चाहे सरकार एसएमई की बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रचार कैसे किया जाए, इसको सहज कैसे बनाया जाए, ये सोचना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, बहुत लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की पूरी सेविंग्स एफडी में लगाए बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनके रेट्स कम होते जा रहे हैं और उनका जो भी एक्सपेक्टेशंस है कम हो रहा है। हमें देखना है कि देश का एक बहुत बड़ा
पॉपुलेशन दो चीज़ पर आशा लगाए बैठा था, एक तो एफडी पर और दूसरा प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी के भाव भी बहुत भयानक तरीके से गिरे हैं, तो उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधेरे में नजर आ रहा है। बहुत भयानक ओल्ड एज की प्रॉब्लम जो कई देशों में दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ ग्रेइंग सोसाइटी की एक बहुत बड़ी समस्या सामने नजर आ रही है। सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स नहीं है, ये तो फिर भी जवान है, क्योंकि ये सारे के सारे वाइप आउट हो रहे हैं सेविंग्स। तो उसके बारे में अभी इंटरेस्ट रेट तो कम करना, जो होना है प्रोसेस वो तो कम होगा, लेकिन ये जो पॉपुलेशन है इनके पास वो क्षमता भी नहीं है कि दूसरा ऑप्शन ले कि भाई वो स्टॉक में पैसा लगाए या बॉन्ड में लगाए। और बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, सारे के सारे इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहे हैं, यहाँ तक कि किसान विकास पत्र वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो आरबीआई ने अनकवर्ड रखा है कि कैसे इसे प्रचार करे, कैसे क्रेडिट को लोअर डाउन ले जाए और कैसे सेविंग्स में किस प्रकार का सपोर्ट दिया जा सकता है लोगों के लिए। और तीसरी बात, किस तरह से प्रोसीजर्स को कम सहज किया जाए। निर्माई सर, एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि अभी भी अगर एक आम पब्लिक के पास ऑप्शंस देखें सेविंग को लेकर, क्या उनका रवैया बदलेगा कोविड एरा और आफ्टर कोविड में? क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसके चलते बॉन्ड या फिर मैं कहूं कि शेयर मार्केट या जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, छोटी स्कीम्स जो हैं, वहां पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और ये इकोनॉमी के लिहाज से या फिर लिक्विडिटी को लेकर क्या इम्पैक्ट ओवरऑल दिखेगा इसका? देखिए, दो स्टेप में देखना चाहिए। जब हम इकोनॉमिस्ट की तरफ से कहते हैं तो हम सेविंग रेट की बात कर रहे हैं। अगर इनकम ही नहीं है तो वो रेट का तो इफेक्ट नहीं होगा ना, वो इनकम पे तो कुछ है ही नहीं, तो उसका रेट। जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो इनकम है उसका प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग बढ़ेगा या कम होगा। जो इनकम चली गई या दब गई है वो तो गई ना। अगर जीडीपी -10% हो गई वो तो है ही नहीं ना, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सेविंग रेट जब हम कहेंगे, अगर 10% हो गया, उस पे कितना हो रहा है जी, जो रह गई है जीडीपी। ओके, सो दैट इज फर्स्ट थिंग एज एन इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। तो अब रेट का क्या होगा? मेरा पॉइंट है कि जो इस पर्सपेक्टिव से, जो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, उसमें हम विद इन दैट हम देख सकते हैं। तो ये बहुत अनसर्टेनिटी है। अगर कोई कहे मुझे कि डेफिनेटली बढ़ेगा या डेफिनेटली कम होगा ऑन द इनकम विच आई गेट, इट इज नॉट क्लियर। दूसरा ये है आपका क्वेश्चन, ये गिवन जो इतनी अनसर्टेनिटी और रिस्क है, मेरा ख्याल है जो लेस रिस्की एसेट्स हैं, जो भी उनके पास आएगा वो वहां पे रखेंगे। जैसे अगर अग्रवाल सब कह रहे हैं कि वो खर्चेंगे ही नहीं, इतना डर रहे हैं, तो वो जाके स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। वो कहेंगे भाई ठीक है, जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें जाके करो। तो दैट इज योर आंसर, डायरेक्ट आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं मौद्रिक नीति को लेकर और अब तक जो कटौती की है उसका जमीन पर असर क्या है और इसका इम्पैक्ट अगर आम आदमी पर देखें, इंडस्ट्री पर देखें, डिमांड पर देखें और ओवरऑल इकोनॉमी पर वो क्या पड़ेगा और उस रास्ते में चुनौतियां क्या है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Watch